नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और ये जो साहब बैठे हुए हैं इनका नाम आंचल जैन है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की भूतपूर्व छात्र रही हैं। 2020 में इन्होंने यूपीएससी आईएएस को क्रैक कर दिया था। रिजल्ट हालांकि 2021 में आया है ना। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए और जाना जाए, क्योंकि इन्होंने जो है एमएससी के दौरान यानी कि परास्नातक में ही अपनी सारी जो है इस प्रिपरेशन की और उसी से लेकर के आज हम बातचीत करेंगे उसी संदर्भ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आंचल जी आपका हमारे चैनल जनहित में जारी बाय आदित्य पर। थैंक्स आदित्य जी, तो शुरुआत जो है हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से करेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि बहराइच में रहती हैं आप, तो लखनऊ आने का क्या बैकग्राउंड रहा इसके पीछे बताइए। तो मतलब थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगी मैं कि मैंने अपना हाई स्कूल और 12th जो है वो किया था बहराइच में ही, 7th ईयर विंटर सेंटर कॉलेज से। उसके बाद आफ्टर 12th थोड़ा एक रहता है कि हम एक बार बीटेक के लिए ट्राई करें, तो आई गेव जो यूपी लेवल पे से बीटेक एग्जाम्स होते हैं, बट फिर कुछ ऐसा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, कोई अच्छे कॉलेजेस मिले नहीं थे। फिर वो आके चलो ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करते हैं। तो उस टाइम पे फिर नेशनल पीजी लखनऊ यूनिवर्सिटी इनके फॉर्म्स मैंने डाले थे और लकीली नेशनल पीजी में एडमिशन मिल गया था। तो फिर मैंने नेशनल पीजी में एडमिशन मतलब कि उस साल ही फिर अप्लाई करके ले लिया था। मैंने फिर आगे कोचिंग वोचिंग भी नहीं की कि मैं बीटेक करूँ। तो वाई नेशनल पीजी, वाई नॉट? क्योंकि नेशनल पीजी का रिजल्ट पहले आ गया था, एडमिशन मिल गया था, और क्योंकि फिर उनकी काउंसलिंग करके वो एडमिशन तुरंत देते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ले लिया था। फिर बाद में लखनऊ का बाद में आया था, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी मास्टर स्टैट्स वहाँ था, यहाँ पर बायोस्टैट्स क्यों? बायोस्टैट्स लेने का मोटिव ये था कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था उसके बाद था कि मैं थोड़ा सा ऐसे मोस्टली पढ़ाई में नहीं इन्वॉल्व रहना चाहती, मुझे था कि थोड़ा सा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं तैयारी करूँ। तो बायोस्टैट्स लेने का मेजरली 2 रीजंस थे। एक तो ये था कि मैंने जब पता किया था कि मेरे सीनियर्स जो वहाँ पे बायोस्टैट्स कर रहे थे, तो उससे मेरे को एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी अच्छी मिली थी। जैसे उस टाइम पे लोग IHAT में काम कर रहे थे, जो कि वो बायोस्टैट्स के थ्रू ही आपको रहता है, अगर आप बायोस्टैट्स में मास्टर्स हो देन यू हैव द ऑप्शन कि आप IHAT के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद PGI के फॉर्म्स आते हैं। PGI में भी आप अप्लाई तभी करोगे अगर आपके पास बायोस्टैट्स में मास्टर्स डिग्री होगी। तो मुझे था कि चलो ग्रेजुएशन अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे उस टाइम पे इतने अच्छे ऑप्शंस एज अ स्टैटिस्टिक्स इतने नहीं दिख रहे थे कि मैं लखनऊ में कहाँ पे जॉब कर सकती हूँ। पर मेरे को बायोस्टैट्स में क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे, इसलिए मेरे को था कि एक मुझे ये लेना है। सेकंड रीज़न ये भी था कि अगर मतलब स्टैट्स लो तो स्टैट्स में ऑब्वियसली आपको क्लासेस ज़्यादा अटेंड करनी पड़ती है, थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा रहती है। बायोस्टैट्स में लगी मेरे को ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा मैं अपना टाइम एडिशनल दूसरी जगह पे भी दे पाऊंगी। अगर मुझे बैंक की या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो मैं टाइम दे पाऊंगी, इसलिए मेरा था। ऑल्दो मतलब आई गॉट 4th रैंक जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट उसके बावजूद भी मैंने मतलब कि रेगुलर क्लासेस छोड़ करके ऐसे जो वो तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है ना, तो मैंने उसको ऑप्ट किया था। और उस टाइम पे मुझसे मतलब काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आप क्यों कर रहे हो, स्टैट्स इज ऑलवेज बेटर, कि आप बायोस्टैट्स छोड़ के उसमें ले रहे हो। बट हाँ मतलब कि ये चीज़ें थी मेरे सामने, तो मेरे को लगा कि मैं बायोस्टैट्स लेती हूँ शायद कुछ ज़्यादा। ये जो बता गई बैंकिंग की तैयारी वारी की थी? किया था जब फर्स्ट ईयर में मतलब MSc फर्स्ट ईयर में थी, तो मैंने उस टाइम पे मन था कि हाँ बैंक के लिए करना है, कि कुछ तो तैयारी करते हैं, ऐसे खाली मास्टर्स तो नहीं करना है। तो कहाँ जाना चाह रही थी इसके बाद, बायोस्टैट्स के बाद? बायोस्टैट्स मतलब नहीं, अगर उस फील्ड में जाती बायोस्टैट्स में मेडिकल में, तो कहाँ क्या सोच रही थी, कहाँ? बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं सोचा था। बेसिकली यही था कि मतलब लखनऊ से बाहर जाने का ऐसा प्लान नहीं था कि लखनऊ में ही रहना है। तो मतलब था कि मास्टर्स हो जाएगा। फिर लखनऊ है क्या कि मतलब जाना नहीं है वहाँ से? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उस टाइम पे यही था कि हाँ ठीक है चलो लखनऊ में ऑप्शन है, पहले लखनऊ में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, लखनऊ में 1-2 साल रहते हैं, फिर अगर मौका मिलेगा तो आगे भी जा सकते हैं। उस टाइम तक इतना ही था। ये साहब प्रिपरेशन के बारे में ड्यूरिंग द MSc, क्या जैसे मास्टर्स करने आई थी जब यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो तुरंत ये बन गया? ये स्टैट्स का कहाँ से जगह, ये ISS के लिए? ISS का पहले तो ISS का कभी कुछ नहीं था, मतलब मास्टर्स में बायोस्टैट्स में एडमिशन ही इसलिए लिया था कि ISS कभी दिमाग में था नहीं। फर्स्ट ईयर में था कि बायोस्टैट्स की फील्ड में ही जाना है। फिर मतलब फर्स्ट ईयर में जो टर्निंग पॉइंट था ISS के लिए वो ये था कि मैंने मॉस्पी की इंटर्नशिप्स होती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, तो मैंने उस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। लकीली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये जो लखनऊ में है ना फील्ड ऑपरेशन डिवीजन का रीजनल ऑफिस, वहाँ पे मुझे 2 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। फिर जब मैं वहाँ पे 2 महीने थी, फिर मैंने वहाँ पे मतलब कैसे बेसिकली रोल ऑफ ISS और हमने फील्ड विजिट्स वगैरह भी की थी वहाँ पे, तो एक प्रॉपर काम समझ में आया था स्टैट्स का। तब वहाँ से मतलब वहाँ से मेरा गोल चेंज हुआ था कि हाँ ठीक है ISS के लिए प्रिपेयर करना है। तब तक कोचिंग छोड़ दी थी कि वो भी कोचिंग नहीं गई थी? कोचिंग बैंक वाली वो तो कभी छोड़ दिया, वो तो ज्वाइन मतलब कि वो बस एडमिशन लिया था, 1-2 हफ्ते क्लास करी फिर छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, फिर मतलब कि वहाँ से हुआ, वहाँ पे लोग भी काफ़ी मोटिवेट करते थे कि हाँ मतलब
अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सर्विस काफ़ी अच्छी है, तो IAS के लिए प्रिपेयर करो। अच्छा। उसके बाद फिर मतलब मेरे, क्योंकि हम कॉलेज में ही सब थे, तो फ्रेंड्स वगैरह भी IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। नीरज अवस्थी सर की कोचिंग थी, तो था कि हाँ कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एक, क्योंकि मेरे साथ मतलब कि मेरा ऐसा हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि मैं जब तक कि मेरे को कोई ऐसे पुश नहीं करता मैं चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए हाँ, तो कोचिंग में जाके आपको ऐसे काफ़ी पुश मिल जाता है कि आप, एक ग्रुप रहता है, फिर उसके बाद रोज टेस्ट एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा माहौल मुझे मिल गया था कि मैंने तैयारी कर ली। मॉस्पी में इंटर्नशिप क्या क्राइटेरिया है वहाँ का, कुछ है? क्राइटेरिया सिंपल है, ग्रेजुएशन के मार्क्स देखते हैं वो, मेरिट के बेसिस पे आपको मिल जाता है। कितने थे आपके? मेरे अराउंड 83-84 थे। कितना होना चाहिए? कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मतलब अगर 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो जिसके मैक्सिमम परसेंटेज होंगे उसको वो ले लेंगे ऊपर वाले। हाँ। 4 लोगों को टोटल था, 2 यहाँ पे थे, 2 शायद एक कितना स्टेट ड्यूरेशन था? 2 मंथ का? 2 महीने की होती है। क्या मतलब चीजें होती हैं थोड़ा सा? मैं क्योंकि रीजनल ऑफिस में थी, तो वहाँ पे उनकी जितनी भी स्कीम्स चली थी, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब पढ़ रखा था उस समय? स्टैटिस्टिक्स नहीं, उस टाइम नहीं पढ़ा था। तो कैसे रिलेट कैसे करती थी ये सब? आप जब वहाँ पे रोज ऑफिस जाओगे, सुबह 9 से 6 बैठोगे, फिर वहाँ पे आपको वो वही पढ़ाते हैं ना कि हाँ कि आज एक हफ्ते की तुम्हारी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, तो वहाँ पे जो भी जेएसओ एसओस देख रहे हैं वो तुम्हें पूरा समझाएंगे कि हाँ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स पे कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है उसके में बताएंगे। फिर वो पूरे शेड्यूल्स दे देते थे, उनके क्वेश्चनर्स वगैरह, वो अपना देखो पढ़ो, फिर उसके बाद उसकी फील्ड विजिट करा देते थे कि आप फील्ड पे जाके देख लो कैसे डेटा कलेक्ट होता है। तो वहाँ पे काफी अच्छा आइडिया लग गया था कि मॉस्पी के जितने सर्वेज होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनका एक्सपोजर मिल गया था। अच्छा, यहीं से जगह आईएसएस का? यहीं से जगह था आईएसएस का। ये 2 महीने की ट्रेनिंग जो है वर्दी दो महीने की ट्रेनिंग में ऊर्जा भरी थी। अच्छा, कोई वहाँ पर किसी ने बताया इंटरनली कि आईएसएस का एग्जाम भी होता है या ऐसे प्रिपरेशन? आईएसएस के एग्जाम के बारे में तो मुझे पता था, क्योंकि मैं मतलब लखनऊ में ही, बोले कुछ आइडिया नहीं था हमको। लखनऊ में मैं मास्टर्स कर रही थी, तो इतना तो पता था कि आईएसएस का एग्जाम होता है। अच्छा, क्योंकि बैचमेट्स भी कोचिंग कर रहे थे, बट कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था, मतलब उस साइड जाना ही नहीं था, तो कभी ऐसा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं लिया। बस इतना पता कि आईएसएस होता है, लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी उसके लिए। वो तो फिर जब यहाँ पे पता चला, फिर उसके बाद इन्वॉल्व हुई, तब तो बैंकिंग में जाना है, आयात में जाना है, वहाँ ना ऐसा कुछ था पहले। ये था बड़े हाँ, पहले यूपीएससी भी ज्यादा टफ होता है, लगता है ना कि हाँ भाई मतलब कहाँ यूपीएससी क्लियर होगा, तो लेट्स ट्राई फॉर समथिंग एल्स। वहाँ का ऐसा होता है ना कि जब आप सोचते हो ना कि यूपीएससी करना, तो थोड़ा सा अंदर वो आ जाता है कि यूपीएससी वाली फीलिंग आती है। हाँ, वही चीज, पेपर आंसर राइटिंग, ये सब बताइए साहब कि क्या, कहाँ से शुरुआत की, फिर इसकी प्रिपरेशन कब से? फिर उसके बाद हाँ वही जब सर की कोचिंग ज्वाइन की, ट्रायल क्लासेस ली। ट्रायल क्लासेस लेने के बाद भी इनिशियली लगा, हाँ ट्रायल देते, हाँ देते हैं। अच्छा, ट्रायल ली थी मैंने, 2-3 ट्रायल लिए थे। फिर मतलब क्योंकि ऐसे कुछ था ही ना उसमें, काफी ऑब्जेक्टिव वगैरह भी वो पढ़ाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोचिंग है नीरज साहब की, उन्हीं की बात चल रही है जी, बताइए। इनिशियली ली थी कोचिंग, तो कोचिंग करने के बाद भी स्टार्टिंग में से जब 2-3 क्लासेस ली तो मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, काफी डिफिकल्ट होता है, छोड़ देना चाहिए ये भी। अच्छा, बट फिर उसके बाद घर पे बात हुई, तो फिर पेरेंट्स ने भी कहा कि नहीं एक बार ट्राई करके देखो, ऐसे कितनी चीजें छोड़ती रहोगी। तो फिर हुआ कि चलो, घर में बता दिया था कि हम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं? हाँ, घर वालों को तो बता के ही ज्वाइन किया था ना, घर वालों को बता के बैंकिंग किया था, घर वालों को ही बता के ये किया था। अच्छा, तो घर वाले कहे नहीं कि अभी तो बैंकिंग जा रही थी, अभी यूपीएससी क्या? घर वालों को पता था कि ये ऐसे ही करिए, घर वाले भी, तभी तो उन्होंने फिर दोबारा से भेजा कि अब आईएएस कर रही हो तो अब जाके एक चीज की तैयारी कर लो। मैं अपना बताऊं तो मुझे कोचिंग का काफी बेनिफिट हुआ था, मतलब जैसे ऐसे अभी भी कभी बात होती है तो लोग कहते हैं कि कोचिंग इतनी जरूरी नहीं होती है, बट अगर मैं अपना देखती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गया था, तो मुझे लगता है कि शायद कोचिंग ना होती तो मे बी मुझे 2 या 3 अटेम्प्ट लग जाते एग्जाम क्लियर करने में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि आप कोचिंग रेगुलर जाते हो, तो आप उसी के एक माहौल में रहते हो कि हाँ, और थोड़ा प्रेशर भी बना होता है कि करना है, बाकी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा करना है, और कोई भी इश्यूज या कोई भी डाउट आ रहा होता है तो आप वो कोचिंग में क्लियर कर सकते हो। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोचिंग आपका 100% सिलेबस कवर कर देगा, 60% कवर करते हैं, 40% आपको खुद ही करना होता है। तो एटलीस्ट ये था कि 60% तो हो गया था, और फिर 40 मैंने अपना खुद से प्रिपेयर कर लिया था। और मेन चीज़ कोचिंग की ये थी एक कि मतलब क्योंकि मेरा तो कोविड वाला बैच हो गया था ना, तो अगस्त में कोचिंग ज्वाइन की, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद कोचिंग भी बंद हो गई थी, तो हमारा अच्छा खासा सिलेबस भी बचा हुआ था, जैसे पेपर 4 तो पूरा बचा था, अच्छा, पेपर 2 काफ़ी बचा था। तो मतलब मुझे ऐसा जुनून था कि भाई मुझे तो करना है, मैं सर के लिए अगर बैठी रही तो फिर एग्जाम आ जाएगा और ये अटेम्प्ट मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी कि मैंने पेपर 4 खुद से प्रिपेयर किया, मैंने कोचिंग के ऊपर नहीं रिलाइड थी।
जैसे पेपर 4 में 7 होते हैं ना, 7 सेक्शंस होते हैं, आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। तो कोचिंग में सर 2 चीज़ें पढ़ाते थे कि एक वाइटल पढ़ा दिया, एक पढ़ा दिया डिज़ाइन। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। मेरे को डिज़ाइन टफ लगता था, मैंने डिज़ाइन हटा दिया। मैंने उसमें से देखा कि मेरे को SQC ईजी लग रहा था, काफ़ी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने फिर वो शिफ्ट करके SQC के लिए प्रिपेयर किया। मेरे ग्रेजुएशन और मास्टर्स के नोट्स सफिशिएंट थे, तो उससे मेरा पूरा SQC तैयार हो गया। वाइटल मैंने खुद से प्रिपेयर कर लिया। तो ये था कि फिर इसके थ्रू मेरा थोड़ा सा ईजी हो गया था कि मैंने अपना अक्टूबर में जो एग्ज़ाम आया था तब तक कि मैं पूरा प्रिपेयर हो गई थी, क्योंकि कोविड का भी टाइम था। बात करेंगे पेपर के बारे में। पहले इसको थोड़ा सा बताइए कि जैसे आप उसके मास्टर्स के दौरान जब ज्वाइन की, तो अब मतलब क्या चीज़ें लग रहा था कि कैसे मैनेज करती थी? जैसे कॉलेज भी जाना है, जैसे कोचिंग, शाम का बैच लिया हुआ था? शाम का बैच था। अच्छा, 2 5 बैच से चलते 7 थे? वाला। हाँ, उस टाइम उस साल उन्होंने स्टार्ट किया था आई गेस कि वो 2 बैच कर दिया था। पहले तो शायद मॉर्निंग बैच ही होता था, तो आपका कॉलेज मिस हो जाता था। बुरा मारती थी कॉलेज में? हाँ, जरूरत पड़ती थी तो मार दिया। कितना सप्ताह? ज़्यादा नहीं मारा मैंने। मतलब मैं एक सप्ताह में मैक्सिमम कितना? एक बस सच बताओ। जरूरत नहीं पड़ती थी। बायोस्टैट्स कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हो ढंग से? क्या? कैमरे के सामने नहीं बताओगे कि? नहीं, मैं जाती थी कॉलेज, मैं नहीं छोड़ती थी। मैं इनफैक्ट वहाँ पे बोर हो जाती थी, हॉस्टल में बोर हो जाती थी, तो मैं चली जाती थी। बहुत लंबी क्लासेस भी नहीं होती ना, 2-3 घंटे की क्लासेस होती थी। कॉलेज जैसे छोड़ दिया तो फिर उसके नोट्स वोट्स कैसे? फिर क्या कॉलेज? जैसे कॉलेज नहीं गई किसी दिन, तो फिर वहाँ नोट्स वोट्स कैसे? दोस्तों से अगले दिन फिर बनाओ वही? अगले दिन के एग्जाम से पहले, एग्जाम या टेस्ट से पहले ले लिया, एक दिन पहले पढ़ लिया, हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी की नई ये ये स्ट्रेटजी मोस्टली स्टूडेंट फॉलो करते हैं कि एग्जाम के 2 दिन पहले। इसके भली भांति परिचित हैं इस बात से। एग्जाम के जो है महीने भर या सप्ताह भर पहले चीज़ें कवर की जा सकती हैं। बढ़िया। तो जैसे फर्स्ट पेपर, जैसे बता रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि चीज़ें फर्स्ट पेपर में जैसे कि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है, तो आपके वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से थे फर्स्ट पेपर के लिए? फर्स्ट पेपर में मोस्टली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी का पेपर होता है, दूसरा कंप्यूटर्स हो गया, और तीसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी वाला जो था वो एक जो हमारी बुक है SC गुप्ता एंड BK कपूर वाली, उससे सर कोचिंग में काफ़ी अच्छे से करा देते, वो हो गया था। बाकी कंप्यूटर्स का था। कंप्यूटर्स के लिए आप जो ल्यूसेंट की बुक आ गई है PK सिन्हा की, उससे तैयार कर लो। पास्ट ईयर क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करके अपने पास रख लो। देन न्यूमेरिकल एनालिसिस था। न्यूमेरिकल एनालिसिस मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता था कि मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि सॉल्विंग वाली चीज़ें थी, और उसमें भी जब मैंने लास्ट पेपर्स एनालाइज किए तो था कि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस 5-6 साल के पेपर्स को भी ऐसे 2-3 बार लगा लोगे, 3-4 बार, तो क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं याद हो जाते हैं कि हाँ ये है। तो फिर अगर एग्जाम में वो सेम चीज़ें आ रही हैं तो फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सीधे सर्कल बनाया और हो गया। सेम कंप्यूटर साइंस में भी रहता है कि हाँ जितने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए तो उसमें आपको सीधे टिक मारना है और फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं। प्रोबेबिलिटी वाले में ये थोड़ा सा इशू हो जाता है कि अगर कुछ नया आ गया तो उस टाइम पे सॉल्व करना और उसका रिजल्ट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं रखा था स्ट्रॉन्ग पॉइंट या वीक पॉइंट। मेरे पास जितना था मैंने उतने को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि अगर मैंने SC गुप्ता की बुक से पढ़ा है या मैंने कोचिंग के नोट से पढ़ा है तो अगर वो चीज़ें आ रही हैं तो फिर मैं एग्जाम हॉल में बैठ के उसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं बस सीधे OMR फिल करूँगी, मेरा हो जाएगा। और क्योंकि मतलब मोस्टली रहता भी है कि आपको 50-60 के अराउंड ही मार्क्स लाने रहते हैं, तो 100% पे तो नहीं फोकस करोगे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी? मतलब किया 50-55%। 50-50%। ज़्यादा मतलब ज़्यादा लो ना ज़्यादा ऊपर? हाँ, उससे ज़्यादा होता भी नहीं था। मतलब अगर 50-55% हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब है कि आप हाँ एक्सेप्टेबल रेंज में हो जाएगा। मेरा कोर्स जो था वो मतलब काफ़ी लिमिटेड था क्योंकि मेरे को 1 साल का ही मौका मिला था, तो मैंने मतलब लिमिटेड चीज़ें ही करी थी, बट मैंने जितनी भी चीज़ें करी थी मैंने सब बहुत अच्छे से करी थी। और मेरे साथ ये नहीं था, मतलब अगर जैसे होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग करते हैं तो मोस्टली सबका एक रहता है कि हाँ ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोचिंग कर लेते हैं, इस साल ट्राई करेंगे। पेपर ही नहीं दिया था? कभी नहीं दिया था, कभी इंटरेस्ट नहीं था, सही में नहीं दिया था। 2020 में ही पहला पेपर दिया था। अच्छा हाँ। चलिए बताइए आगे। तो मतलब यही एक था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था। लोग मोस्टली सोचते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हो तो आप एक बार ट्राई कर लो, नेक्स्ट ईयर सीरियसली देंगे। बट मेरे साथ ये नहीं था। मतलब मुझे था कि भाई मैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही हूँ, दिसंबर तक ही था कि चलो ठीक है देंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और उसके बाद जब ये कोविड आ गया था तो था कि चलो मतलब अच्छा मौका मिल रहा है कि अक्टूबर तक का टाइम भी है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफ़ी अच्छे से देते हो। फिर दूसरी बेस्ट चीज़ ये थी कि इस बारी सीट्स बहुत अच्छी आई थी, 50 सीट्स थी हमारे टाइम पे। तो मेरे को लगा कि अगर मतलब ये बेस्ट मौका है, इस टाइम पे सिलेक्शन हो गया तो हो गया, आगे फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सीट्स ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा तो नहीं आएंगी।
तो मुझे लग रहा है मतलब कि मेरी ये चीज़ काफ़ी, जो कि मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरा पढ़ाई का पूरा फ्लो था, मैं कोचिंग में भी उसी साल थी, तो मैंने उसको अपना बेस्ट अटेम्प्ट मान के दिया था। मतलब मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं था, भले ही मेरा लिमिटेड ही था। मैं थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज़्यादा ओरिएंटेड थी कि मैंने उन चीज़ों को सारा सॉल्व करके रखा था, क्योंकि चीज़ें आईएएस में काफ़ी रिपीट होती हैं। बट मैंने उसको अपना एज अ बेस्ट अटेम्प्ट ही मान के दिया था कि मैं ये सीरियसली दे रही हूँ। तो इन चीज़ों का मुझे लग रहा है फ़ायदा था। और क्योंकि पहली बार ही था, तो पहली बार इतना प्रेशर भी नहीं होता है, जैसे आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में दे रहे हो तो लोग काफ़ी सीरियस हो जाते हैं लेकर के, तो एग्जाम हॉल में भी प्रेशर होता है उन पे। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट तैयारी की थी, बट मुझे उतना मेंटल प्रेशर नहीं था कि मुझे इस बार ही करना है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल रही थी कि मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट प्रिपेयर थी, बट मुझ पर इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि पहली बार दे रहे थे एग्जाम। जैसे कि आपने बताया था कोचिंग में उसमें लॉकडाउन के समय जो बंद हो गई थी, नहीं किया, फिर थर्ड और फोर्थ पेपर अप्रॉक्सीमेटली लगभग अपने आप से तैयार किया। उसमें मतलब कैसे वो आंसर जब राइटिंग करती थी, या फिर थर्ड फोर्थ पेपर तो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको लिखना होता है, तो हाउ यू प्रिपेयर दैट योर सेल्फ, कैसे चेक करती थी कि ये आंसर सही है, या कैसे क्या क्राइटेरिया रखती थी? तो मतलब थ्योरी मेरा हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मोस्टली हमें थ्योरी लिखनी होती है। अच्छा, वहाँ पे क्या नेशनल पीजी में बहुत ऐसा मतलब ठर्रा मार के जो है लिखवाते हैं? नोट्स बहुत अच्छे देते हैं वहाँ पे, नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरा सैम्पलिंग का पेपर, वाइटल का पेपर, एसक्यूसी का पेपर मेरा अच्छा खासा उससे कंप्लीट हो गया था, क्योंकि उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर आप, क्योंकि जैसे रहता है ना कि आप आईएएस का एग्जाम अगर लिख रहे हो तो उनकी शीट होता है ना कि 1 पेज में आंसर लिखना है, 2 पेज में आंसर लिखना है, तो वो बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हाँ अगर ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से रिलेटेड है, तो मैं उसको 1 पेज में किस तरह से लिखूं। वो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे फिर आइडिया हो जाता है। फिर उसके टेस्ट, मतलब टेस्ट तो सर लेते ही रहते थे, तो फिर उससे थोड़ा इवैल्यूएशन से आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस तरह से अच्छा कर सकती हूँ, कितने शॉर्ट में लिखूँ कि हो जाएगा। ये होता है, मतलब जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, जितने टेस्ट दोगे, वो उन चीजों से फिर इम्प्रूव होता जाएगा। मन नहीं भागा क्या यार टेस्ट नहीं, छोड़ो हटाओ आज ऐसे? नहीं, टेस्ट के बिना तो नहीं। मुझे लग रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे। अच्छा, बहुत अच्छे से टाइम बांध के ऐसे टाइमर लगा के। हाँ, वो वैसे ही बताते हैं ना, मतलब ऐसे जो अब हमसे सीनियर बैचेस थे तो उनकी भी स्ट्रैटेजी वगैरह अगर देखोगे तो वो बताते हैं कि कैसे टाइमर लगा के सॉल्व करो। अगर ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को भी टाइमर लगा के सॉल्व करो तो ओएमआर फिल करो, कि ओएमआर में भी होता है ना कि हम गलत ओएमआर में सर्कल गलत हो जाता है कई बारी। अच्छा, तो ये सब चीजें, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पेपर में 2 घंटे का टाइम लगाया, फिर अपना पेपर किया, ओएमआर लेके करो, सिर्फ टिक नहीं मारो, ओएमआर पे सर्कल भरो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं सही सर्कल भर रहा हूँ कि नहीं। और अगर थ्योरेटिकल वाला कर रहे हो तो थ्योरेटिकल में 3 आवर का टाइमर लगा के पूरा पेपर सॉल्व करो, क्योंकि उसमें टाइम हमेशा होता है कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, टाइम हमेशा कम पड़ जाता है। तो जब तक कि टाइमर लगा के नहीं सॉल्व करोगे तब तक कि नहीं पता चलेगा कि मैं इतने टाइम में कैसे पेपर कंप्लीट करूँ। स्पीड बहुत मैटर करती है आई फील पेपर 3 और 4 में। तो जितना रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बढ़ेगी। कुछ बढ़िया सा वो बताइए कि जैसे अलग अलग जब उसमें जाती हैं, कौन कौन से उसमें ट्रेनिंग के दौरान जो है उसमें इंस्टीट्यूट में जाती हैं? ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी जगह जाने का मौका मिलता है। फर्स्टली तो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स जो होती है वो आपकी जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग अकेडमी है वहाँ पे वो कवर करा देंगे। उसके बाद फिर जब आउटसाइड मॉड्यूल से स्टार्ट होते हैं तो उसमें ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ले जाते हैं, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट स्टेटिस्टिक्स, बेसिकली मेरा जो है एनवायरमेंट रिलेटेड, उसका आपको बैकग्राउंड मिलता है। वो देहरादून में सिचुएटेड है। फिर आप लेबर ब्यूरो जाते हो जो कि शिमला में लोकेटेड है, लेबर स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। अच्छा। फिर दिल्ली में सिचुएटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों की। फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है दिल्ली में ही सिचुएटेड, वहाँ पे आपका 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद ISI जाते हैं ISS ऑफिसर्स को, ISI कोलकाता, वहाँ 2 महीने का पूरा स्टेटिस्टिक्स पे, कोर स्टेटिस्टिक्स पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, हाँ वो तो है। हाँ, उसके बाद आप फिनेंशियल स्टेटिस्टिक्स के बारे में सीखते हो, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में है। फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यहाँ फरीदाबाद में, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें। तो मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे टॉपिक्स को कवर करा ही देते हैं वो ट्रेनिंग में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फाउंडेशन कोर्स, जो कि मतलब सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए हम जाते हैं मतलब फॉर 100 days। इट वॉज इन MCRHRD इन तेलंगाना। तो आई गेस ट्रेनिंग का मतलब इंटायर ट्रेनिंग ही अच्छी होती है, बट जो बेस्ट पार्ट होता है ट्रेनिंग का वो होता है आपका फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के बारे में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है।
वहाँ पे आपको सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, आप लॉ पढ़ोगे, मतलब 9:30 to 5 आपकी क्लासेस होती हैं, वो करोगे। उससे पहले मॉर्निंग में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पीटी कराई जाती है, कंपलसरी होता है कि आप पीटी करो, क्योंकि उसके बाद ही आप फिर ट्रैक होता है 1 वीक का, उस पर जाते हो। तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी होती है तो आपको ट्रैकिंग पे दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा फिर आप करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं कि आप बीट सिंगिंग, बीट डांसिंग, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स सीख सकते हो। तो ऐसा रहता है कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स सीखोगे, कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगे। फिर उसके बाद उनके इवेंट्स भी होते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखी तो आप कल्चरल नाइट्स में उस पर परफॉर्म कर सकते हो। और मतलब ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। आप कोई नया स्पोर्ट्स सीख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। वॉलीबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, स्विमिंग का भी ऑप्शन होता है, आप स्विमिंग सीख सकते हो। मतलब बचा खुचा है हाँ, मतलब आप 5:30 के बाद फ्री हो, आप जो चाहो आप एक्सप्लोर करो। और तैयारी दौरान जो कुछ बचा हुआ है जो नहीं कर पाए हो, जितनी चीज़ें रह गई हैं आप वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। फिर लास्ट में 2 बेस्ट चीज़ें जो होती हैं फाउंडेशन कोर्स की, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो एक तो विलेज विजिट होता है जिसमें आप 5-6 के ग्रुप्स में जाते हो। तेलंगाना में ही कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के विलेजेस आपको अलॉट होते हैं, रैंडम ग्रुप्स होते हैं, आप उनके साथ जाते हो। फिर वहाँ 1 हफ्ते आप विलेज में रहते हो, वहाँ पे किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता है आपको। बेसिकली ग्राउंड रिपोर्ट, रूरल एरियाज़ में किस तरह से हैं चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, उसका आइडिया लग जाता है। और फिर उसके बाद होता है ट्रैक 1 हफ्ते का, जो नीलगिरीज में ही होता है, NCRHRD का। उसमें 10-10 के ग्रुप्स बना देते हैं वो, 10, 12, 15 जितने के भी। तो वो आपकी ट्रैकिंग जो होती है 1 हफ्ते की, वो आई गेस मतलब लाइफ लॉन्ग मेमोरी होती है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप छुट्टियों पर बात करते हैं इसमें, हाँ, कि क्या अंदर की चीज़ें रहती हैं, जैसे छुट्टियाँ लेनी होती हैं तो मतलब क्या फटाफट मिल जाती है? नहीं मिलती है, मुझे तो कभी नहीं मिली। अच्छा, मैं 2 साल, मतलब कि 1 साल 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिलती है? नहीं, अगर बहुत अर्जेंट है, कुछ ऐसा काम है, कोई ऐसी ज़रूरत है तो फिर मिलेगी, वरना तो वो नहीं देते हैं। जैसे बहुत ज़रूरी काम, जैसे बहुत ज़रूरी काम, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ ऐसे फैमिली में कुछ ऐसी, मान लो घर में शादी है तो फिर तो नहीं। सगे हाँ, भाई की शादी है, सगी बहन की शादी है, ऐसे में आपको मतलब एप्लीकेशन दोगे, डिपेंड्स अपॉन द कोर्स कोऑर्डिनेटर आपका कौन है। तो अगर कि नहीं देंगे, दे सकते हैं 50 की 60, 50-60, 50-50 कह सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोस्टली अगर बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है तो आपको 1-2 दिन की, 1 हफ्ते की तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, 1-2 दिन की मिल जाएगी। कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलती हैं? काफ़ी सारी लीव्स होती हैं, जैसे कैजुअल लीव्स होती हैं, हाँ, वो 8 कैजुअल लीव्स होती हैं। फिर अर्न लीव्स होती हैं जिसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल ज़रूरी होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मेडिकल लीव्स होती हैं। हाँ, अर्न लीव कितनी होती है? अर्न लीव्स 1 साल में अराउंड 30। अच्छा, तो मेडिकल लीव? मेडिकल लीव्स का मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, कुछ उनका रहता है कि मैं बता दूंगी बाद में। अच्छा, उसके बाद स्टडी लीव मिलती है आपको अराउंड 730 डेज ऐसे होती है। 730 डेज? हाँ, स्टडी लीव आप ले सकते हो। अच्छा, फिर ये जस्ट मतलब उसके ज्वाइनिंग करने, जब ज्वाइन कर लेंगे तब मिलेगी कि यार ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग के दौरान भी होती है आपकी, वो ऐड ऑन होती जाती हैं, अर्न लीव्स तो ऐड होती हैं। अच्छा, तो कैजुअल लीव्स, बस कैजुअल लीव्स आपकी चली जाएंगी जो साल में 8 होती हैं, बाकी तो सारी ऐड ऑन होती जाती हैं। अच्छा, जैसे अर्न लीव्स आपकी हर साल 30 है, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्टडी लीव्स तो आपको पूरे रहता है ना कि आप जब से ज्वाइन करो तब से रिटायरमेंट तक की आपकी इतनी लीव्स है, तो अगर इनकेस आप आगे फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो आप उस केस में स्टडी लीव ले सकते हो। फिर उसके बाद बेसिक लीव्स जो होती है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हायर लीव। स्टडीज के लिए कोई जाता है? जाते हैं, आप जा सकते हो। हाँ, ऐसे कुछ लोग गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते हैं, बट अगर आप चाहते हो अच्छी जगह से PhD वगैरह करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। हाँ, मेन बात तो भूल ही गए हम, पैसा कितना मिलता है? ये नहीं बताया जाएगा। ब्लेम कर दें। बताइए साहब, पैसा कितना मिलता है? अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान कितना मिलता है लगभग? आप वो बताइए, इंटरवल में, स्टैटिस्टिक्स की भाषा यूज करते हैं थोड़ा सा, इंटरवल में बताइए ट्रेनिंग के दौरान कितना मिलता है? ट्रेनिंग के दौरान जो आपका मतलब कि सैलरी होती है वो सेम होती है, ट्रेनिंग और पोस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेम सैलरी आपकी आती है उस टाइम पे, बस बेसिक अलाउंस जो होते हैं कि आप क्योंकि हॉस्टल में रह रहे होते हो तो आपके जो हाउस रेंट HRA मिलता है वो आपका उसमें कट हो जाता है। फूडिंग लॉजिंग वगैरह में वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सब डिडक्ट होकर फिर सैलरी आती है, बट सैलरी पूरी होती है। जवाब नहीं दिया आपने। ठीक सैलरी तो लेवल 10 पे जो सैलरी होती है सारे सिविल सर्वेंट्स की, नहीं, अनभिज्ञ लोग नहीं जानते हैं। लेवल 10 देखो, जो भी देख रहे हैं ना वीडियो, वो सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो गूगल यूज करके सब पता कर सकते हैं कि कितनी सैलरी होती है। 60 से 70 के बीच में? हाँ, कह सकते हो 60 से 70 के बीच, 70 से 80 के बीच में भी हो सकता है। हाँ, धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगता है तो सैलरी बढ़ती जाती है। शुरुआती, जैसे अभी शुरुआत में ज्वाइन किया था हाँ, तब 60 से 70 के बीच में था कि 70 से 80 के बीच में था?
70 से 80 नहीं होता है, कम ही होता है, इनिशियली कम होती है। 60 से 70, 65 से 70। अब डबल छोटा करना अच्छा, 65 से 70 अच्छी होती है, मतलब आपको ऐसे कोई कमी नहीं पड़ेगी, मोस्टली चीज़ें आपको एकेडमी में मिल जाती हैं। ये बताइए सब कि अगर जैसे मान लीजिए प्रिपरेशन के दौरान लोग जो है ना कि कभी कभी देर हो जाती है, उनको 1-2 साल लग जाते हैं, आपने ऐसे आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया, उनके लिए क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कुछ? मतलब देखो, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, तो इतना ज़्यादा तो लो मेरे साथ नहीं रहा था, बट ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल रहे हो तो आप कहीं डिमोटिवेटेड नहीं होते हो। मैं जिस टाइम घर पे थी उस टाइम में मैं कई बार डिमोटिवेटेड होती थी, काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाता है कई बार ऐसे पूरा अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई करना। उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही है कि आप थोड़ा सा फैमिली से सराउंडेड रहो, लोगों से बात करते रहो, दोस्तों से बात करते रहो, टीचर से बात करते रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है मोटिवेशन काफ़ी काम आता है ऐसी चीज़ों में। तो मैं मतलब घर में भाई बहन थे, मम्मी थी, तो मैं जैसे कभी भी बोर हो गई या इरिटेट हो जाती थी तो मैं नीचे जाके सबसे बात कर लिया, टीवी देख लिया, घूम आए, क्योंकि मैं घर पे ही थी उस टाइम पे, कोविड आ गया था। तो एक ये काफ़ी अच्छा रहता था कि हम शाम को मोस्टली रोज़ होता था कि हम शाम को 6 बजे स्कूटी से चले जाते थे, 1 घंटे पूरे शहर में घूमा हुआ, उससे फिर माइंड फ्रेश हो जाता था, चिल आउट हो जाते थे, तो पढ़ने में मन लगता था। अच्छा। इसके अलावा ये भी है कि अगर आपको, जैसे मेरे को फिर बाद में हुआ था कि थोड़ा सा मेरे को मेडिटेशन वगैरह में लगता था कि हाँ मेरे को थोड़ा सा योगा करना चाहिए, तो मैंने फिर बाद में इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली स्टार्ट किया था, मैंने योगा करना शुरू किया था, मुझे लग रहा है वो मुझे काफ़ी यूज़फुल रहा था। योगा मेडिटेशन वगैरह भी किया था। पहले करती थी? पहले कभी नहीं किया था, उसी टाइम पे शुरू किया था। अच्छा। हाँ। परिवर्तन हुआ कुछ? इंटरव्यूज़ के लिए किया था, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स्ड रहता था, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक करने लग गई थी, क्योंकि लग रहा था ना कि एक स्टेज क्लियर हो गई, अब एक ही बची है, अगर रह गया तो फिर दोबारा से फिर पूरी साइकिल चलेगी। ये बात भी। तो ये था। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था, पहली बार ही दिया था, डर तो काफ़ी लग रहा था, मतलब यूपीएससी हॉल में जाने तक से ले करके जब तक कि बाहर आए थे तब तक की एक नर्वसनेस थी, बट इंटरव्यू मेरा सही गया था। अगर मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊं तो मोस्टली मेरा बायोस्टैट से रिलेटेड था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा था कि एरिया डिफरेंट था। उन्होंने जब मेरा डैफ देखा तो एक तो बायोस्टैट्स मास्टर्स था, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उससे पूछी थी कि बायोस्टैट्स क्यों लिया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे काफ़ी। फिर उसके बाद ऑफिशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। अराउंड 20-25 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है आपका, और हाँ ये चीज़ें रहती है, बट ये रहता है कि आप इंटरव्यू के दौरान काफ़ी नर्वस होते हो, तो मतलब ऐसे माइंड को वैसे ही प्रिपेयर किया था कि हाँ काम रहना है, भले ही आप क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाओ फिर भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर वो पर्सनालिटी में कतल आती है। ये बात किसी से ऐसे मतलब जब पहली बार इंटरव्यू जा रही थी तो किसी से उससे वो लिया था रेफरेंस टाइप का कुछ? मैंने इंटरव्यू के लिए, हाँ मैंने बहुत तैयारी करी थी, मैंने स्पेशली कॉलेज के जो टीचर्स थे उनकी काफ़ी हेल्प ली थी। मैं इसमें एक नाम स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगी, शांभवी मिश्रा मैम का। उन्होंने मुझे मतलब इंटरव्यू के लिए काफ़ी गाइड किया था। मैं क्योंकि घर पे थी, मैं मैम को ही कॉल करके पूछ लेती थी कि मैम, उन्होंने मुझे बताया था कि अच्छा तुम बायोस्टैट से दे रही हो, तुमसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर मैंने उन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लेता कि हम मुझसे ये पूछेंगे तो मैं क्या आंसर करूँगी। और लकली मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि जैसे ही मैं इंटरव्यू हॉल में गई मुझसे सेम चीज़ें पूछी गई थी, क्योंकि होता है ना कि आप इंटरव्यू के लिए जितने लोगों से बात करोगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि हाँ उस इंसान के पर्सपेक्टिव से वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप किसी और से बात करोगे, वो तुम्हें बताएगा कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने टीचर से डिस्कस किया था, मैम ने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी कि ये पूछ सकता है भैया आपने क्यों बायोस्टैट्स लिया, बायोस्टैट्स का क्या रोल हो सकता है एज एन IAS ऑफिसर। तो ये जितने जितने क्वेश्चन मुझसे बताए गए मैंने सारे अपने लिए अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिए थे, और मेरे से वही चीज़ें इंटरव्यू में पूछी गई जिसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी आंसर करने के लिए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरव्यू में जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे या अपने दोस्तों से बात करो, उनको अपना डाफ दिखा दो कि हाँ तुम्हें क्या लगता है क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उस तरह से प्रिपेयर करो, काफ़ी यूज़फुल होगा। तो भैया फिलहाल लगभग चीज़ों को हमने जो है, जो हमारे मन में जो उत्कर्षता थी या मतलब उत्कंठा थी, वो हमने जानने की प्रयास किया है इन साहब से। बाकी आपके अगर मन में कोई शंका या सवाल हो तो आप बढ़िया से प्रश्न जो है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जब भी मौका मिलेगा तो हमारे पास अगर आंसर होगा तो हम बताने का उसको भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे चैनल के थ्रू आई और अपनी लगभग चीज़ें जो जो थी उनको आपने बढ़िया से शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।